आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुप्रतीक्षित सीटेट वर्सेज टेट मामले में अंतिम रूप से फैसला सुना दिया गया है। क्या रहा फैसला, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या अन्य राज्यों में भी सीटेट अब मान्य नहीं होगा, इसके अलावा इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा जो अभी भर्तियां रनिंग में है। यहां पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी या फिर जो भी बातें बताई जाएंगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट झारखंड की तरफ से जेटेट मामले में अपना पक्ष रख रहे थे उनके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर है। क्योंकि अभी चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं हुआ है, तो उनके द्वारा जो जानकारी बताई गई है उसके आधार पर यह वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुप्रतीक्षित मामले में आज दोपहर को लगभग 3 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, जहां पर उसे सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है, वहां पर सीटेट को इनवैलिड करार दे दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, उस तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह मामला है क्या। झारखंड में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती लगभग 26,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें जो राज्य सरकार है वो सीटेट को अलाउ नहीं करती है और अदर स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको अलाउ नहीं करती है। मामला चला जाता है झारखंड हाई कोर्ट में। वहाँ के अभ्यर्थी जो कि सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, वो हाई कोर्ट में जाकर के ये कहते हैं उनके एडवोकेट के माध्यम से कि झारखंड में 2016 के बाद से आज तक वहाँ की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे झारखंड टेट यानी जे टेट के नाम से जाना जाता है, वो आयोजित नहीं किया गया। मतलब कि ये मामला 2024 में चला था। आप समझ लीजिए कि लगभग 8-9 साल हो चुके थे, राज्य इसके द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां के अभ्यर्थियों तक को मौका नहीं मिला इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जो अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई थे उनको इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का आदेश दे दिया। यानी सीटेट की हाईकोर्ट में जीत हो गई थी। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों को भी मौका देने के लिए जो राज्य सरकार है उसको निर्देशित किया गया, जो कि अदर स्टेट जो कि झारखंड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बिहार हो गया, अगर वहाँ की शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर झारखंड से जुड़े अन्य राज्यों की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अगर वो कैंडिडेट भी पास किया हुआ है तो भी झारखंड की शिक्षक भर्ती में वो सम्मिलित हो पा रहा था। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर बिहार का टेट उन्होंने क्वालिफाई किया है तो भी वो झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसको वहाँ पर अलाउ कर दिया गया था। लेकिन उसमें शर्त ये रखी गई थी कि जो अदर स्टेट के टेट क्वालिफाई होंगे वो झारखंड का टेट जब वहाँ की राज्य सरकार आयोजित करेगी तो उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो नौकरी लगने के बावजूद भी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि एक शर्त के साथ उनको अलाउ किया गया था, और सीटेट वाले तो अलाउ थे ही। उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। हाई कोर्ट ने चूंकि सीटेट और अन्य राज्य के टेट को अलाउ कर दिया था झारखंड शिक्षक भर्ती में, तो ऐसे अभ्यर्थी जो जेटेट के फेवर में थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों को आधार बताते हुए उन्होंने सीटेट को यहां पर अलाउ न करने की प्रेयर की थी, और साथ ही साथ अन्य राज्यों में जो टेट होते हैं उनको भी अलाउ ना करने की प्रेयर की थी, जिस पर आज जजमेंट आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को इनवैलिड कर दिया है झारखंड की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। आधार क्या था? आधार यह था कि आरटी एक्ट 2009 जब संसद में इस पर बहस हो रही थी तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्लॉज ये जोड़ा गया था कि जो केंद्रीय स्तर की शिक्षक भर्ती होती है, जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, DSSB हो गया, अन्य जो केंद्रीय स्तर की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें केंद्र स्तर का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जिसे आप सीटेट के नाम से जानते हैं, वो वहां पर अलाउ होगा। ये आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है। और अगर कोई राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती होगी तो चूंकि कोई भर्ती जो कि राज्य की सीमा के अंतर्गत हो रही है, मतलब कि राज्य सरकार जो भर्ती कर रही है उसमें राज्य के द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है उसको ही मान्यता दी जाएगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, इसको आप अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। एनईपी 2020 ये कहती है कि जहां तक संभव हो प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कि प्राथमिक में आपका प्राइमरी और उच्च प्राथमिक दोनों को शामिल किया जाता है, यानी 1 से 8 तक, जहां तक संभव हो बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज, उसके मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, और टीचर की हायरिंग भी लोकल टीचर से की जानी चाहिए। अब लोकल टीचर कहने का मतलब क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई गुजरात का बंदा है जो कि या फिर मान लीजिए साउथ का कोई बंदा है जो कन्नड़ केवल जानता है, हिंदी नहीं जानता या फिर इंग्लिश नहीं जानता, अगर झारखंड में आकर के अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता है तो कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से आरटी एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि जो किसी
राज्य के बाउंड्री में अगर कोई शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है, मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, तो राज्य सरकार अपने यहाँ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराएगी उसके माध्यम से ही वहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो सीटेट होता है उसमें 20 से 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो अगर कोई कैंडिडेट साउथ का है और अगर वो कन्नड़ लैंग्वेज पास किया हुआ है या और दूसरा कोई और लैंग्वेज पास किया हुआ है तो भी वो सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन झारखंड की लोकल लैंग्वेज चूंकि अलग है तो वो वहां पर आकर के बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसी वजह से वहां पर यह बातें रखी गई कि झारखंड का कोई बालक है जो पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है कक्षा 1 में, वो चूंकि कन्नड़ नहीं जानता है या फिर इंग्लिश नहीं जानता है, वो वहां का जो लैंग्वेज होगा, जो उस क्षेत्र विशेष का लैंग्वेज होगा, उसी में इंटरेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में कंपलसरी होता है उस राज्य का जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी होता है और दूसरे लैंग्वेज के तौर पर आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर आप उदाहरण लेंगे तो यहाँ पर हिंदी कंपलसरी है, साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होता है। जबकि सीटेट में आप देखेंगे तो दोनों लैंग्वेज ऑप्शनल होते हैं, मतलब कि आपको 20 लैंग्वेज के ऑप्शन दिए गए हैं, 20 में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें जो वहां की लैंग्वेज है वो कंपलसरी आपको पास करना ही है, दूसरा लैंग्वेज आपको केवल ऑप्शनल मिलता है। तो इन्हीं सभी चीजों को आधार बनाते हुए बहस हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को इनवैलिड कर दिया, क्योंकि झारखंड की जो लोकल लैंग्वेज है, अगर कोई सीटेट में मान लीजिए कि 2 लैंग्वेज पढ़ा जो कि झारखंड से रिलेटेड नहीं है तो वो वहां जाकर के कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इन सभी चीजों को आधार बनाते हुए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट के अगेंस्ट में फैसला दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है तो ऐसे कैंडिडेट, अभी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सीटेट अलाउड नहीं है, कई ऐसे भी राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सीटेट आज भी वैलिड नहीं माना जाता है, मतलब कि वहां की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, आप पास करके ही वहां पर आप सम्मिलित हो पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये नियम पहले से कई राज्यों के द्वारा लागू किया गया है। बहुत सारे राज्य हैं जो कि सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं, वहां की राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आप पास करके आइए तभी आपको अलाउ किया जाएगा। तो अब जब ये फैसला आ गया तो अगर किसी राज्य में सीटेट को अलाउ करने जैसे मामले आए और अगर वहां का कोई कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चला जाता है इन सभी बातों को आधार बनाते हुए, तो चूंकि उनके पास एक ऑलरेडी डिसीजन है जो कि सीटेट के अगेंस्ट में है और ऑलरेडी ये सारी चीजें कंपाइल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, तो इन सब का प्रभाव पड़ सकता है अगर कोई राज्य में इस प्रकार की नौबत उत्पन्न होती है तो। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची में शामिल है जिसमें राज्य सरकार भी अपना पक्ष रख सकती है और केंद्र सरकार भी अपना नियम बना सकती है। मान लीजिए राज्य अगर अड़ गई कि नहीं मैं सीटेट को अलाउ करूंगा ही करूंगा, तो उस कंडीशन में क्या कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो भी मामला समवर्ती सूची में होता है, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो अगर केंद्र और राज्य के नियमों के बीच अगर कोई टकराव उत्पन्न होता है तो अंतिम जो डिसीजन होगा वो केंद्र के नियम के हिसाब से होता है। अब जो आरटी एक्ट 2009 है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, यानी कि वो केंद्र सरकार का नियम है और केंद्र सरकार का नियम के आधार पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। और केंद्र सरकार का जो नियम है वो ये कहता है कि केंद्रीय स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी वो उस विद्यालय में एलिजिबल माना जाएगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, और जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी वो अगर किसी राज्य के बाउंड्री क्षेत्र में शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, केवल उस राज्य तक ही वो सीमित है, मतलब कि उस राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो वहां पर राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वैलिड माना जाएगा। तो आरटी तो पहले से ये कह रहा है कि राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती में वहां के राज्य के द्वारा टेट अलाउ होना चाहिए और केंद्र स्तर की शिक्षक भर्ती में केंद्रीय स्तर का सीटेट अलाउ होना चाहिए। तो केंद्र का नियम तो पहले से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी के फेवर में है। तो जब भी राज्य और केंद्र के नियमों में टकराव होता है तो अंतिम जो नियम पालन किया जाता है वो केंद्र का किया जाता है। तो केंद्र तो ऑलरेडी ये मान रही है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें अन्य राज्यों में देखने को मिल सकती है। दूसरा, जो रनिंग भर्तियां हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद से नोटिफिकेशन के नियमों पर ही भर्ती होती है। जैसे बिहार का टीआरई 3 जो अभी काउंसलिंग चल रहा है तो उसी के नियमों पर वो भर्ती होगी। आपके मन में प्रश्न आएगा कि बीएड वाले मामले में भी तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी। देखिए, बीएड वाला मामला इससे अलग था और ये वाला मामला इससे अलग है।
बीएड वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो जो बीएड कैंडिडेट थे वो पात्र ही नहीं थे। यहाँ पर पात्रता से सवाल नहीं है, यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की एलिजिबिलिटी को लेकर के सवाल है। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, ठीक है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो हिंदी होता है, और सेकेंड लैंग्वेज में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और वो हिंदी से क्वालिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का विवाद यहाँ पर उत्पन्न होने की संभावना कम है। और बीएड वाला जो मामला था वो अगर आप देखेंगे तो वो मामला, चूंकि बीएड एलिजिबल ही नहीं थे और वो नियम ही गलत बनाया गया था, इस वजह से वहाँ पर चीज़ें रद्द हुई थी। और बिहार वाला मामला देखेंगे तो बिहार में भी हिंदी लैंग्वेज के तौर पर कुछ एक जिलों को देख लीजिए, जैसे गांव देहात की बात करेंगे तो वहाँ तो जाहिर सी बात है गांव देहात वाले जो बच्चे हैं कक्षा 1 में प्रवेश करेंगे वो वही लैंग्वेज बोलेंगे, तो वहाँ के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कन्नड़ बोलने वाला मतलब कि साउथ का कोई राज्य है जहाँ पर कन्नड़ मलयालम, वहाँ पर वो हिंदी में बात नहीं करते हैं, वो कन्नड़ में ही बात करेंगे या फिर मलयालम में ही बात करेंगे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लेकिन बिहार की बात कर लीजिए तो यहाँ का बच्चा हिंदी समझ सकता है, लेकिन बिहार का बच्चा कन्नड़ नहीं समझेगा, मलयालम नहीं समझेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही किसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो बिहार की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हिंदी को लेकर के कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से जो TRE 3 है उसमें इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर भविष्य की बातें हुई तो निश्चित तौर पर बिहार में अगर इसे लागू किया जाता है, हालांकि जब कोर्ट ऑर्डर जजमेंट की कॉपी आ जाएगी उसके बाद ही इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अन्य राज्यों पर वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आधार पर हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सीटेट को अलाउ नहीं किया गया तो राज्य सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि अब अपने राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो इसे आयोजित करे, क्योंकि सीटेट अलाउ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने राज्य की तो करनी ही पड़ेगी ना। जैसे जेटेट वाला मामला है तो अब सीटेट अलाउ नहीं होगा आगे की भर्तियों में, तो वहां पर राज्य सरकार जेटेट आयोजित करेगी। तो अगर कोई सीटेट अलाउ नहीं होता है तो उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप सीटेट पास हैं और राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं पास किए हुए हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या फिर किसी भी राज्य से, तो आप इसे पास करके रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि जिस तरीके के डिसीजन आ रहे हैं भविष्य में, अगर मान लीजिए शिक्षक भर्ती आ गई और आप सीटेट क्वालिफाई और उसी के भरोसे बैठे रहे और राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं, तो आपको भविष्य में जाकर के परेशानी खड़ी हो सकती है। तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूर पास कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।